पाकिस्तान आज एक ऐसे मुकाम पर जाकर खड़ा हुआ है जहां उसके सामने चौतरफा धर्म संकट है। वो एक ऐसे चौराहे पे जा पहुंचा है जहां उसे सही राह की तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। हम असल में बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस परिदृश्य की जो कि ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता की उसकी कोशिशों की नाकामी के बाद पैदा हुई। दोस्तों, मैं हूं राजेश सिरोठिया, दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए। आज आपको सिलसिलेवार पाकिस्तान की व्यथा, कथा और अंतरकथा, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कल तक जो पाकिस्तान हाकिम बनकर अमेरिका और ईरान के बीच जंग सुलझाने को लेकर एक मध्यस्थता के रूप में अपने आप को हीरो बनने के सपने देख रहा था, आज वो जीरो बनकर खड़ा होकर रह गया है। क्योंकि एक बात तय है कि सऊदी अरब में अपनी सेना भेजने के बाद ये तय मानी है कि अब ईरान उसको आगे किसी मध्यस्थता के लिए मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का धर्म संकट ये है कि सऊदी अरब से उसने जो समझौता किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान में से किसी एक देश पर अगर कोई हमला होगा तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। और इसी के तहत जब ईरान ने जो अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद पलटवार के रूप में सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों के साथ ही सऊदी अरब के प्रतिष्ठानों पर भी हमला शुरू किया, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को याद दिलाई कि आपको हमारा साथ देना है उस समझौते और संधि के तहत, जिसमें कि एक देश पर होने वाली लड़ाई को दोनों की लड़ाई माना जाएगा। यानी कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ में ये रक्षा समझौते करते समय उसके दिमाग में ये बात थी कि शायद ऐसा हो कि इसी संधि के बहाने उसे सऊदी अरब से कुछ पैसा मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक तंगहाली जो है वो किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो पाकिस्तान को एक तरफ वो ईरान के साथ बातचीत कर रहा था, दूसरी तरफ उसको सऊदी अरब के साथ हुए समझौते के रूप में अपनी 13,000 से ज़्यादा सैनिकों को अजीम जो एयरबेस है उनका, अजीम जंग वाला जो एयरबेस है उस पर भेजना पड़ गया। 1 दर्जन से ज़्यादा फाइटर जेट भेजना पड़े, उनकी मदद के लिए काम आने वाले कुछ जहाज भी भेजना पड़े। यानी कुल मिला के अब जो पाकिस्तान कल तक मध्यस्थ था, आज वो एक पक्षकार के रूप में सऊदी अरब के साथ खड़ा दिख रहा है। अब आप बात करेंगे कि हार्मुज की खाड़ी के दोनों सिरों पर अमेरिका ने इस ईरान वार्ता या इस्लामाबाद वार्ता के विफल होने के बाद इस तरह से दोनों छोरों पर अपने समुद्री जहाज नाकेबंदी के लिए खड़े किए हैं, एक बैरिकेडिंग चेकिंग पॉइंट बनाने के लिए। यानी एक बंद खाड़ी के बाहर भी उन्होंने एक अपनी नाकेबंदी कर ली है, क्योंकि उसका सीधा सीधा मकसद है कि ईरान को आर्थिक रूप से मजबूत होने से रोकना। अब ये बात तो रही ईरान और पाकिस्तान, लेकिन हम पाकिस्तान की तरफ वापस लौटें तो पाकिस्तान के साथ समस्या ये है, क्योंकि ईरान ने जो साफ धमकी दे दी है अमेरिकी नाकेबंदी के बाद कि यदि उसने ईरान के किसी भी एक बंदरगाह को अगर छुआ भी नुकसान पहुंचाया तो वो खाड़ी के मुल्कों में उसे तमाम बंदरगाहों को तबाह कर देगा जो कि अमेरिका की मदद के लिए खड़े हुए हैं। जाहिर है कि ये खतरा पाकिस्तान के सामने है कि वो ईरान के खिलाफ जो है सऊदी अरब की तरफ से जंग में उतरे या उसकी प्रतिरक्षा करे। इसकी संभावित प्रतिक्रिया के खतरे पाकिस्तान के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। अंदर ज़्यादा गहरे हैं। अंदर गहरे इसलिए हैं क्योंकि बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े भूभाग जो कि पाकिस्तान का करीब आधे से बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान पुलिसकर्मियों के खिलाफ खुली बगावत कर रही है, हिंसात्मक रूप से सैनिकों को मार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान अलग अपने ये जो है निशाने पर ले रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ में उसकी जो अदावत है वो उनके दोनों के बीच में छोटी मोटी झड़पों का दौर भी चल रहा है। अब समस्या ये है कि अगर
अरब के साथ में पाकिस्तान इस जंग में भाग लेता है तो ईरान पलटवार के रूप में क्या करेगा? वो पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। वो इसलिए भी क्योंकि 900 किलोमीटर की सरहद जो है ईरान की पाकिस्तान की सीमा से लगी हुई है। यानी कि ईरान के लिए पाकिस्तान एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है, जहाँ पर कि वह अमेरिकी हमलों का पलटवार या प्रतिकार करने के रूप में एक बहुत आसान विकल्प चुन सकता है। और ऐसा हुआ तो क्या हुआ? फिर एक और बड़ी समस्या ये कि उसके पास में जो मौजूदा आर्थिक संकट हैं और उसकी जो आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर ईरान ने हमला किया या ईरान पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब की तरफ से हमला बोला, तो आपको पता है कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही ऐसा देश है जहां शिया मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। माने पहले नंबर पर ईरान, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान। और शिया धर्म गुरुओं को पाकिस्तान के जनरल जो हैं आसिम मुनीर साहब, इनको कोई फील्ड मार्शल बोलता है, कोई फील्ड मार्शल बोलता है। तो आसिम मुनीर साहब उनके शिया धर्म गुरुओं को साफ कह चुके हैं कि आपको अगर ईरान से इतनी ही मोहब्बत है या उनके साथ में इतनी हमदर्दी है तो वो ईरान चले गए। जाहिर है कि पाकिस्तान की शिया आबादी पाकिस्तानी हुकूमत के से और आसिम मुनीर के बयान से भड़की हुई है। तो यानी कि वो एक चिंगारी, अगर ऐसा कुछ ईरान के खिलाफ अगर पाकिस्तान ने अरब का साथ दिया तो ये चिंगारी जो है वो एक बड़ा रूप ले सकती है, जो कि आंतरिक गृह युद्ध का खतरा भी टाला नहीं जा सकता। अब अमेरिका के साथ में दूसरा, एक पाकिस्तान का दूसरा पहलू ये भी था कि अगर वो उस मध्यस्थता में कामयाब हो जाएगा तो वो जो है, जिस तरह से उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, यानी कि वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है और उसकी जो गतिविधियां हैं वो इस लायक नहीं कि उसको आर्थिक तौर पर मदद दी जाए। इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसको मिलने वाली $100 अरब से ज़्यादा की किस्त रोक दी है, जो कि पहली किस्त भी उसने अमेरिका के कहने पर ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद दी थी। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है अमेरिका इस मध्यस्थता के बदले में इनाम के तौर पर उसे उस ग्रे लिस्ट से बाहर कराएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अमेरिकी सरकार प्रशासन का कितना दबदबा रहता है किसी छुपा नहीं है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी मदद के लिए आगे आएंगे और उनको जो है IMF से कर्ज दिलाएंगे, ताकि वो जो है इस चीज़ को अपनी जो आंतरिक जो अर्थव्यवस्था के मोर्चे की चुनौतियां हैं उनको कुछ समय के लिए टाल सकेगा। और जंग नाकाम भले ही हो गई हो, लेकिन पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं मोहम्मद औरंगजेब, वो वाशिंगटन में डेरा डाल चुके हैं। 5 दिनी प्रवास के दौरान न सिर्फ वो ग्रे लिस्ट से बाहर करने की कवायद में जुट रहे हैं, बल्कि वो IMF से अपना जो दूसरी किस्त है लोन की वो लेना और बाकी और कहीं किसी सूरत से उनको कर्ज मिल सकता है उसके लिए अमेरिकी एजेंसियों को तैयार करना, ये उनके लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर बना हुआ है। अब इन तमाम, मैंने आपने खतरों सारी चीज़ों की बात कर दी और सब कुछ है, तो अब हम बात आपसे करेंगे कि ट्रंप के फैक्टर की, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, लाख टक्के का सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की आर्थिक मदद के लिए उतने ही उत्साह के साथ आएंगे जैसा कि वो पहले भी आते रहे हैं? तो एक बात आप जान लीजिए कि इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका की प्रशासन है, उसकी नीतियां जो है पूरी तरह अपने हितों पर आधारित रही हैं। ट्रंप ने के कुछ हित थे, इसलिए उन्हें आसिम मुनीर को बुलाया था लंच पर व्हाइट हाउस में। गदगद आसिम मुनीर ने उनके लिए पाकिस्तान में बहुत सारे रास्ते खोल दिए थे अमेरिका के लिए, लेकिन जब वो हसरत परवान नहीं चढ़ी तो अमेरिका ने उसको दूर छिटक दिया था और अब एक बार फिर मध्यस्थता के रूप में बुलाया तो वहाँ भी पाकिस्तान उसकी कसौटियों पर खरा नहीं उतर सका। तो अब सवाल ये है कि ट्रंप उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कितनी करेंगे, कितनी नहीं करेंगे। और कुल मिलाकर पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो उसके धर्म संकट की अगर हम चर्चा करते हैं
तो उसके साथ में वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहाँ वो ईरान का साथ नहीं छोड़ सकता, सऊदी अरब से मुंह नहीं मोड़ सकता, और अमेरिका से पंगा लेने का कोई खतरा, मोल लेने की उसकी हैसियत है ही नहीं। तो आखिर में सवाल यही है कि ट्रंप इस बार पाकिस्तान को राहत देंगे या फिर ये मध्यस्थता खेल उसे फिर गहरे संकट में धकेल देगा। मित्रों, ये था हमारा आज का दोपहर मेट्रो का डिजिटल टीवी का जो एनालिसिस यूट्यूब चैनल का। अगर आप हमारी राय से सहमत है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपनी राय जरूर दें, कमेंट दर्ज कराएं, लाइक करें और इसको दूसरों को भी बताएं। इसी उम्मीद के साथ कल फिर हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए इंतजार। मैं राजेश रोटिया आपसे करता हूँ नमस्कार।